हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा क्लास 12 का डिफरेंशिएबिलिटी का अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 1 जो है उससे, है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस चीज को ध्यान से समझते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट थियरी जो है वो कवर कर लिया था, काफी लंबा था वो लेक्चर, है ना। तो उसमें मैंने सारे थियरी कवर कर लिए थे। एक बार फटाफट अपन रिवाइज कर लेते हैं। चलिए जरा कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है, दोनों के दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c minus h डिवाइडेड बाय h। और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c plus h minus f of c डिवाइडेड बाय h। जहां पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो एट पॉइंट x इक्वल टू c, और h बहुत ही छोटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। एक और डेफिनेशन हो सकता है जो इसी का ही सब पार्ट है, वो क्या है, जिससे आप ये चीज आराम से डिराइव कर सकते हो। वो क्या है कि फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल इफ द लिमिट fx minus fc by x minus c x tending to c exist finitely। मतलब वो लिमिट फाइनाइट हो जाए और एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब LHL RHL बराबर हो, और उसका जो LHL है वही कहीं ना कहीं LHD होता है, उसका जो RHL है वही कहीं ना कहीं RHD होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका ओवरऑल डेफिनेशन बेसिक। अभी ये चीज आया कैसे था, क्यों हमने ये चीज बात किया कि LHD RHD बराबर होना चाहिए, वो मैंने ग्राफिकली आपको समझाया था कि Q और R 2 पॉइंट लिया था, PQ और PR 2 कॉर्ड बनाया था। मैंने बोला था कि अगर आपको डिफरेंशिएबल होना है तो कर्व स्मूथ होना पड़ेगा, मतलब उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट का पॉसिबिलिटी होना पड़ेगा। तो यूनिक टेंजेंट का पॉसिबिलिटी होने के लिए Q और R, PQ और PR दोनों कॉर्ड को P पॉइंट पे टेंजेंट की तरह बिहेव करना होगा। मतलब लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड बोल सकते हो टेंजेंट को, आप बचपन से ही जानते हो ये चीज की टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ आपका वो कॉर्ड, ठीक है। तो Q और R को अगर P लिमिटिंग केस बनना है तो P के नजदीक आना पड़ेगा। P के नजदीक आना है मतलब H टेंडिंग टू 0 होना पड़ेगा। मतलब PQ और PR कॉर्ड का जो स्लोप है वो स्लोप धीरे धीरे क्या बनने वाला है, P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बनने वाला है। और अगर दोनों ही P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बनने वाला है तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि यूनिक टेंजेंट का पॉसिबिलिटी बनने के लिए एट पॉइंट P दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 स्लोप ऑफ PQ chord and limit h tending to 0 slope of PR chord must be equal। समझ में आ रहा है ना। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका वो थ्योरम आया था कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। एक फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, पक्का कंफर्म है, ठीक है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल देखे थे, वो आप जानते हो क्या होता है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात किए थे, बड़ा कंसेप्चुअल था कि डिफरेंशिएबिलिटी वो जो पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे फंक्शंस अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद और पॉइंट्स था, जैसे मान लो कि अगर कभी भी कोई कॉर्नर दिख जाता है उसका मतलब मल्टीपल टेंजेंट का पॉसिबिलिटी, दैट इज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। मुद्दे का चीज मैं अगर बोल देता हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये बिल्कुल बराबर दोनों ट्रू है हर केस में, ठीक है ना। कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, पक्का है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस होगा, पक्का है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते, चेक करना पड़ेगा, ठीक बात है। और अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो भी कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस दोनों पॉसिबिलिटी बनता है। बट एक केस मैंने आपको बार बार बोला था, जो मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि वो क्या था कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और उसके पीछे रीजन यह है कि जो LHD RHD आ रहा है दोनों फाइनाइट है बट नॉट इक्वल है, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन गारंटेड कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है ना। बट अगर नॉट डिफरेंशिएबल किसी दूसरे रीजन के लिए है, सपोज LHD RHD में से कोई भी एक अगर इंफिनिटी या फिर दोनों इंफिनिटी होता है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, उसमें कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। बट अगर दोनों फाइनाइट एंड अनइक्वल की वजह से नॉट डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे फंक्शन, देन कंफर्म है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। वो मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था, समझ में आ रहा है। और उसका प्रूफ कुछ ना कुछ वो थ्योरम जो कराया था उसके साथ ही सिमिलर था, समझ में आ रहा है ना, उसी के ऊपर बेस्ड था। चलो, तो उसके बाद हमने बातचीत कर लिए थे कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है तो
अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं नॉट डिफरेंशिएबल अगर होता है तो रीजन बिहाइंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा? तो अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे और नॉट डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म हम ये चीज बोल सकते हैं दोस्त कि उस फंक्शन का उस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर आएगा, एक शार्प एज आएगा। समझ में आ रहा है ना? प्रोवाइडेड यहां पे एक कंडीशन लगना जरूरी है कि एलएचडी आरएचडी दोनों फाइनाइट है। मैं बहुत बुक्स में बहुत मास्टर को 100% तेरे सिलसिले में इतना कुछ तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं। अगर कोई पढ़ा भी दिया कभी शार्प कॉर्नर तो वो गलत पढ़ाता है। मैं देख करके आपको बता रहा हूं। मैं आपको आप देख लीजिए कोई भी किताब या फिर मटेरियल निकाल कर देख लीजिए, ये चीज आपको मिलेगा उधर की ये मेंशन नहीं है दोस्त, ये मेंशन नहीं है। बहुत जगह पे देखा ये मेंशन नहीं है ना, अच्छे जगह पे अच्छे मास्टर लोग मेंशन नहीं है ये चीज। क्या मेंशन नहीं है कि एलएचडी आरएचडी फाइनाइट ही, ये चीज मेंशन नहीं है। अरे भाई एलएचडी आरएचडी फाइनाइट होना पड़ेगा, इस बात को समझो। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल है तो हमेशा शार्प कॉर्नर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन का नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पीछे रीजन दूसरा भी हो सकता है, विच इज द वर्टिकल टेंजेंट कांसेप्ट। समझ में आ रहा है ना? वर्टिकल टेंजेंट का एग्जिस्टेंस की वजह से भी वो नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। नॉन डिफरेंशिएबल जो अगर होता है तो हमेशा जो शार्प कॉर्नर आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? बट अगर एलएचडी आरएचडी दोनों को मैं फाइनाइट बोल देता हूं तो ये कंफर्म है कि वर्टिकल टेंजेंट तो खत्म, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट तो इंफिनिटी के केस में आता है, तो तब शार्प कॉर्नर का पॉसिबिलिटी बन जाएगा। इसीलिए एलएचडी और आरएचडी फाइनाइट ये वर्ड बोलना मैंडेटरी है, जो मिसिंग है हर जगह पे। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझो। वो लोकेशन ऑफ रूट वाला कंसेप्ट जो सारे बुक में लिखा हुआ रहता है वही चीज, लास्ट वाला कंसेप्ट बताया था ना, एटलीस्ट वाला। चलो खैर आगे, उसके आगे मैंने क्या बताया था? वर्टिकल टेंजेंट का कंसेप्ट बताया था, x to the power 1/3 है ना, x equal to 0 पे वर्टिकल टेंजेंट लेता है। वर्टिकल टेंजेंट कब लेगा? जब एलएचडी आरएचडी दोनों प्लस इंफिनिटी या तो दोनों माइनस इंफिनिटी, ठीक है। फिर इधर मैंने आपको टेबल बना करके भी दिखाया, टेबल टाइप का कुछ। अगर एलएचडी आरएचडी दोनों फाइनाइट हो गया और अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा? अगर अनइक्वल है तो क्या होगा? शार्प कॉर्नर, ठीक है। अगर एलएचडी आरएचडी दोनों के दोनों प्लस इंफिनिटी हो गया तो वर्टिकल टेंजेंट, अगर दोनों के दोनों माइनस इंफिनिटी हो गया तो भी वर्टिकल टेंजेंट, और कंटिन्यूटी पे कोई कमेंट नहीं चलेगा तब, ठीक है ना। और अगर शार्प कॉर्नर तो पॉसिबल होगा ही नहीं वर्टिकल टेंजेंट के केस में। समझ में आ रहा है ना? और जैसे एक और एग्जांपल दिया था, जैसे mod x होल टू द पावर 1/3 है ना, इस केस में एलएचडी माइनस इंफिनिटी आ रहा था, आरएचडी प्लस इंफिनिटी आ रहा था। समझ में आ रहा है ना? तो एलएचडी माइनस इंफिनिटी और आरएचडी अगर प्लस इंफिनिटी आ रहा है तो क्या होगा? क्या वर्टिकल टेंजेंट बनेगा? बिल्कुल नहीं। तब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा था ड्यू टू शार्प कॉर्नर। इसीलिए बोल के दिया कि शार्प कॉर्नर हमेशा वो पहले वाले केस में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, शार्प कॉर्नर दूसरे केसेस में भी आ सकता है। बट अगर पहला वाला केस ट्रू है तो शार्प कॉर्नर आएगा, वो जरूरी है ना। उसका उल्टा मतलब बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। अगर एलएचडी आरएचडी अनइक्वल है और फाइनाइट है, उस वजह से अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो शार्प कॉर्नर दिखेगा, कंफर्म है। बट शार्प कॉर्नर जो सिर्फ उसी केस में दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इंफिनिटी के केस में भी शार्प कॉर्नर दिख सकता है, जैसे mod x होल टू द पावर 1/3। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो वो सारे बातचीत हमने अच्छे से समझे थे। फिर लास्ट में कुछ मैंने आपको नोट्स बताया था, है ना, समथिंग मॉड ऑफ, अगर gx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो मॉड gx हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये भी बोला था गलत पढ़ाते भी और गलत लिखे भी रहते। गलत क्यों पढ़ाते? क्योंकि बुक्स में लिखे रहते गलत। समझ में आ रहा है ना? मटेरियल्स में गलत लिखे रहते और दिमाग तो लगाना नहीं किसी को, है ना। gx अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो mod gx नॉट डिफरेंशिएबल। अरे भाई हर जगह पे नहीं, mod dx नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे? at x equal to a where g of a is equal to 0। बस इतना तक खत्म कर देते। अरे भाई ये तभी होगा जब g डैश है नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर g डैश है इक्वल टू 0 हो गया तो नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ग्राफ में टर्निंग पॉइंट आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? मैंने ग्राफ बना करके भी आपको दिखाया था, क्लियर है। एक और पॉइंट बताया था कि gx इंटू mod gx ये हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे होता है? एट x इक्वल टू a where g of a is equal to 0, ठीक है ना। मतलब वो टर्निंग पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे थियरी मैंने आपको लास्ट क्लास में बात किया, जितना मेरे को याद था मैंने अभी बता रखा है कम टाइम में आपको, ठीक है ना। उसके बाद भी एक और चीज बोला था कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस है, बट बच्चे इसका मतलब क्या निकालते हैं कि f डैश x भी कंटीन्यूअस होगा। अरे जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि fx अगर डिफरेंशिएबल है तो fx कंटीन्यूअस होगा। मैंने कभी ये नहीं बोला कि f डैश x कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। f डैश x इज डिफरेंट फंक्शन, समझ में आ रहा है ना। fx अगर डिफरेंशिएबल है तो fx कंटीन्यूअस होगा, f डैश x कंटीन्यूअस होगा कभी नहीं बोला, है ना। f डैश x डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है, जिसका एक एग्जांपल भी दिया था x स्क्वायर sin 1/x। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? at x इक्वल टू 0 डिसकंटिन्यूटी होता है, ठीक है। तो जहां पे ये डिफरेंशिएबल भी है कंटीन्यूअस भी है, बट फिर भी ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी होता है। मतलब इसका डेरिवेटिव जो है वो डिसकंटिन्यूटी शो करता है x इक्वल टू 0 में, ठीक है।
तो इस पैटर्न में मैंने काफी सारे बातचीत किया था, फिर लास्ट में बॉक्स, फ्रैक्शन, ये सब का डेरिवेटिव का बातचीत करके दिया है ना। जब भी कोई बॉक्स का डेरिवेटिव 0 लिख देता है, बॉक्स मतलब बोलते ही समझते हैं कि इसका आंसर तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा तो डेरिवेटिव 0। अरे भाई एग्जिस्ट कहां कर रहा है वो तो पहले देख, इंटीजर पॉइंट्स में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इंटीजर नॉन इंटीग्रल पॉइंट में तो इसका डेरिवेटिव 0 सही है, ठीक है। बट अगर इंटीग्रल पॉइंट का बात करूं तो वो नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। अगर डिसकंटीन्यूअस इंटीग्रल पॉइंट पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। बट अगर वो डिसकंटीन्यूअस है उस पॉइंट पे, तो आरएचटी जो है उसका कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वो 0 आ रहा है, बट एलएचटी इंफिनिटी आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी अगर कोई लिख भी देता है कि ddx ऑफ बॉक्स x इक्वल टू 0 एट इंटीजर पॉइंट, तो आप समझ जाना वो किस साइड का बात कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव का बात कर रहा है सर, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं उसका फ्रैक्शन पार्ट, सेम नेचर शो करता है ना, उसका तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी जगह पे तो होगा ही नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे। अगर इंटीग्रल पॉइंट का बात करें तो 1 तभी होगा जब राइट साइड से टेंड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे मतलब बहुत डीप में जाकर के मैंने आपको अच्छे से 2 घंटे में पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। वो मेरा सबसे लंबा वीडियो था यार, जब एडिट किया था तब पता चला, ठीक है। तो चलिए अभी उसी थियरी के आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना, और प्रॉपर्ली समझते हैं। बहुत प्यारा सा चैप्टर है ना, उसका थियरी पढ़ाने में मेरे को बड़ा मजा आता है, ठीक है, क्योंकि काफी मेहनत से और दर्द से सीखा है ना उस चीज को, इसीलिए पढ़ाते वक्त मजा आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना। अगर कोई चीज आप काफी मेहनत से करोगे तो उस चीज को करने में आपको मजा आएगा, उसका आउटपुट निकालने में। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1, है ना। एक्सरसाइज 1 का कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको, है ना, फटाफट वही क्वेश्चन कराएंगे जो कराना मेरे लिए जरूरी है, बाकी क्वेश्चन वही जो आपका होमवर्क में रहेगा, जो आप आराम से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देखते हैं, शुरू करते हैं, चलो ठीक है ना। ये जो 2 पॉइंट बताया था मेरे को पूछा गया था, है ना, वो देखेगा। मैं मतलब मेरा तो किस्मत अच्छा है कि मैंने सीख गया था ये चीज, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं तो सारी किताब मटेरियल मेरे को गलत बोला, कोई इंसान था जो मेरे को सिखाया था, ठीक है, मेरा गुरुजी। तो उस लिहाज से मेरे को वो चीज पता चल गया और मैं बहुत किस्मत वाला बन गया, ठीक है। बट उसके बाद मैंने बहुत मेहनत किया और उसके ऊपर जाकर के मेरे बहुत सारे पॉइंट्स खुद को पता चला, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिमिट में, ये क्वेश्चन शीट में था, मैंने बोला था ये डिफरेंशिएबिलिटी में बोलेंगे, तो आज में वक्त आ गया। चलो ये क्वेश्चन बता देता हूं आपको, ठीक है। जरा ध्यान से देखते हैं, इस प्रकार का लिमिट जो है वो डेरिवेटिव से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसे तो अगर कोई लॉपिटल लगाता है तो सॉल्व कर ही लेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट अगर फिर भी लॉपिटल बिना लगाए अगर करना चाहे तो कर सकता है, जैसे मैं आपको उसको अभी विजुअलाइज करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, y टेंडिंग टू 0, जस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, सही है भाई। ध्यान से देखिएगा ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। x प्लस वाई इंटू सेक ऑफ x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू सेक एक्स, सही है भाई, डिवाइडेड बाई y आ रहा है, क्लियर है। तो आप जरा इस पैटर्न को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं ना, मैं यहाँ पे y को c की तरह ट्रीट कर रहा हूं, y को, क्योंकि यहाँ पे c टेंडिंग टू 0 होता है ना, तो सॉरी c टेंडिंग टू 0 क्या बोल रहा हूं, x टेंडिंग टू c होता है, समझ में आ रहा है ना, x टेंडिंग टू c होता है। तो क्या मैं इस चीज को इस प्रकार से ट्रीट कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो लिमिट y टेंडिंग टू 0, है ना, x प्लस वाई sec ऑफ x प्लस वाई माइनस x sec x, ठीक है, क्लियर है। और नीचे y की जगह में आ जाएगा x प्लस वाई माइनस y, क्लियर है भाई, पक्का। सॉरी y क्या लिख रहा हूं, x लिखूंगा तभी तो y आएगा, ठीक है। इस प्रकार से देख, इस प्रकार से मैंने अरेंज कर दिया। मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या घूम रहा है पता है आपको, f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c लिमिट x टेंडिंग टू c। ये पैटर्न बनाने के बारे में मैं बार बार सोच रहा हूं, समझ में आ रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू c f x माइनस x c बाई x माइनस c, ये पैटर्न बनाने के बारे में मैं पागल हूं, ठीक है। जहां पे f x के जगह पे तो x प्लस वाई दिख रहा है और c के जगह पे सिर्फ x वाला फंडा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x टेंडिंग टू c अगर होता है तो इस जगह पे मैं इसको उल्टा करके ऐसे लिख सकता हूं ना, बोल x प्लस वाई टेंडिंग टू x लिख सकता हूं, क्योंकि आप जानते हो कि जब x प्लस वाई टेंडिंग टू x होगा तो अपना आप y किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी देखो ये पूरा फॉर्मेट बन गया, किसका फॉर्मेट बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c। इसका पूरा फॉर्मेट आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो चीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। ये किसका डेफिनेशन है,
ये किसका डेफिनेशन है भाई? ये एफ डैश सी का डेफिनेशन है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ पे x इक्वल टू सी की जगह पे तो खुद x ही बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब इसका जो मीनिंग है वो डायरेक्टली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स, वो और अलग से लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वेयर योर फंक्शन इज x इंटू sec x, समझ में आ रहा है? वेयर योर फंक्शन इज x इंटू sec x। देखो ये फंक्शन पूरा पूरा x sec x टाइप में दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे x प्लस वाई डालूंगा तो यहाँ पे भी x प्लस वाई आएगा, यहाँ पे भी x प्लस वाई आएगा, और अगर यहाँ पे सिर्फ x रहेगा तो यहाँ पे भी x ही रहेगा। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो ये हो गया आपका f डैश x, ठीक है। तो f डैश x का मतलब ये क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, प्रॉपर्ली विद रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x। अगर x इक्वल टू सी है यहाँ पे तो यहाँ पे x इक्वल टू x ही है, तो जस्ट इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या हो जाएगा, sec x tan x, समझ में आ रहा है ना, माइनस sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर, है ना। x tan x माइनस 1 इंटू sec x विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है? अगर आप लॉपिटल लगा करके किए होंगे तब भी आपको यही आंसर मिल रहा होगा, क्योंकि इस लिमिट में x जो है वो तो एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। वेरिएबल कौन है, y है, y वेरी कर रहा है, देख रहा है ना, y इज टेंडिंग टू 0, है ना। तो x एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो x के टर्म में आंसर आ रहा है, तो कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा इस डेफिनेशन से, ठीक है ना। इस डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं आपको 1 मार्क का, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए इस चीज को याद रखो। और लास्ट क्लास में मैं आपको अच्छे से बता करके भी दिया था कि कैसे आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन टर्म्स ऑफ एज में इसी डेफिनेशन से आप LHD RHD दोनों का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। अगर कोई बच्चा अच्छे से पता है उसको लॉजिक, तो इसको यही याद रहेगा और इसी से वो दोनों डेफिनेशन निकाल सकता है LHD और RHD का। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा एक लिमिट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए उसको भी बता देता हूं। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्त, इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, है ना। आगे देखते चलिए, ठीक है। यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एट लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ rx। समझ में आ रहा है ना। f0 का वैल्यू 0, f डैश 0 का वैल्यू 1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, समझ आता है, क्लियर है। तो 1 बाई एक्स को तो रहने देते, पहले सिग्मा को ब्रेक करते। तो r का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये fx आएगा, r का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 2x आएगा, r का वैल्यू अगर 3 रखोगे तो 3x आएगा, प्लस एंड सो ऑन, r का वैल्यू अगर n रखोगे तो ये nx आएगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस f ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x, है ना। सही है भाई, या फिर रहने देते ऐसे, समझ में आ रहा है ना। क्या है, x का वैल्यू 0 डालो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, f0 प्लस f0 प्लस f0, और f0 का वैल्यू क्या है 0, मतलब न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर भी 0, 0 बाई 0 फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, fx के फॉर्मेट में, जहां पे फंक्शन टोटली अननोन है। अगर फंक्शन टोटली अननोन है तो यहाँ पे आप बोर्ड वाले और कोई तरीके से कर नहीं पाओगे, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्योरली लॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। अगर fx हमें पता होता तो मैं कुछ ना कुछ सोचता कि दूसरे प्रकार से लिमिट सॉल्व करना कर सकते हैं या नहीं, बट यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। डायरेक्टली लॉपिटल लगाओगे तो ऊपर f डैश आएगा, नीचे 2 इंटू f डैश 2x आएगा, फिर 3 इंटू f डैश 3x आएगा, डॉट डॉट n इंटू f डैश nx आएगा। समझ में आ रहा है ना। और नीचे x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अभी अगर 0 डालेंगे तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा f डैश 0, क्योंकि इंडिटरमिनेंट से गायब हो चुका है, पूरा पूरा आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है ना। n इंटू f डैश 0, समझ में आ रहा है। f डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है आप समझ सकते हो अभी देखे। ये आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्लियर है। तो कुछ इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। ये प्योरली एक लॉपिटल पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर है भाई। चलो आगे देखते, आगे देखते प्रॉपर्ली, है ना। इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखो, शो दैट
एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। सभी जानते हैं रीजन क्या है, शॉर्ट कॉर्नर। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एलएचबी आरएचबी दोनों फाइनाइट आएगा, तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ट्रिक भी बता देंगे। ट्रिक मतलब क्या, ट्रिक मतलब कोई ट्रिक नहीं, वाहियात नाम है ट्रिक, दुनिया ने दिया है, अपन ने नहीं दिया, तो आप लोग सुनते हो इसीलिए अपने को बोलना पड़ता है कि ये ट्रिक है, तो ट्रिक नहीं है ये, ट्रिक छोड़ो। ठीक है, प्योर कंसेप्ट जो इंसान का दिमाग से निकलता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, वही बता दूंगा, पहले ओरिजिनल मेथड बता देती हूँ, और अगर बोर्ड में दिखता है, जेई पे दिखता है ये क्वेश्चन तो कभी नहीं दिखेगा, बट फिर भी इस टाइप का अगर कुछ भी दिखता है मॉड्यूलस में, तो कैसे अपन सोच सकते हैं वो फील भी एक बार दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखते हैं, सुनिए। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, सही है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, पहले आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, पहले आपको क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर है, तो सबसे पहले एलएचडी निकालोगे आप, वी हैव वगैरह लिखना है तो लिख दो, है ना। एलएचडी निकालोगे तो एलएचडी क्या हो जाएगा, एलएचडी का डेफिनेशन जानते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, कहां पे चेक करना है, we have to check differentiability at x equal to 0, तो f of c कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ c माइनस h डिवाइडेड बाई h। एग्जैक्टली जैसे बता रहा हूं उसी प्रकार से बोर्ड में लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f0 का वैल्यू कितना होगा रे, मॉड 0 तो आएगा ना, इतना नाटक करके क्या फायदा। ठीक है, माइनस एफ ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाई h। सही है भाई, चलो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। समझ में आ रहा है ना, तो एच अगर टेंडिंग टू 0 हो जाता है, समझ में आ रहा है ना, तो एच अगर टेंडिंग टू 0 होता है तो किस तरफ से टेंड करेगा, एच के पास कोई ऑप्शन होता है क्या, पीछे से टेंड करता है, नहीं। मैंने आपको सिखाया क्या कि एच हमेशा राइट साइड से टेंड करता है, दैट इज एच हमेशा पॉजिटिव। अगर एच पॉजिटिव है तो माइनस एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा भाई, बोलना, माइनस एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस एच अगर नेगेटिव हो गया, अगर माइनस एच आपका नेगेटिव हो गया तो मॉड ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, जब ये ओपन होगा तो माइनस ऑफ माइनस एच होकर के ओपन होगा ना, मॉड एक्स विल बी माइनस ऑफ एक्स, सिंस एक्स इज नेगेटिव, बिकॉज माइनस एच नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मॉड जब ओपन होगा तो एक्स्ट्रा एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो ये सॉल्व होकर के कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, पक्का। RHD again, RHD is equal to, again लिखने का जरूरत नहीं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c प्लस h, दैट इज 0 प्लस h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, h हो जाएगा। क्लियर है, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया, है ना, तो f of h क्या हो जाएगा, मॉड h माइनस 0 डिवाइडेड बाई h। अब इस दुनिया वाले जानते हैं कि h is positive, therefore mod h will be h since h is greater than 0, और यहाँ पे लिख देना since minus h is less than 0। ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब क्या बोलोगे, as left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore fx is equal to mod x is not differentiable at x equal to 0, is not differentiable at x equal to 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी प्लेटफॉर्म में अगर मैं कोई भी क्वेश्चन मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ 3 प्लस एक्स, कुछ भी अगर मॉड ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल वाला सिस्टम पूछता हूं तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि उस पॉइंट में, किस पॉइंट में, जहां पे उस लीनियर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्लियर है, जानते हो ना, क्यों बोलो तो, क्योंकि x माइनस 3 जैसे हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, तो मॉड ऑफ दिस, तो मॉड लगाने से तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ना। ठीक है, क्या ये तो ऊपर का बात होगी, जे लेवल का बात होगी, कि जहां पे अपन जो मैंने आपको नोट बता करके दिया था, याद है ना, कि अगर gx देखना भाई, हर तरफ से ये, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज, है ना, 4 5 6 कंसेप्ट लगा करके बता सकता हूँ। चलो बता ही देते, चलो ध्यान से देखते हैं ना, ध्यान से देखो, प्रॉपरली देखो, है ना। जैसे मान लो वो वाला कंसेप्ट है ना, x माइनस 3 का मॉड का डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, कंटिन्यूटी तो पहले चेक करके फायदा नहीं, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर होता भी है तब भी डिफरेंशिएबल हो सकता है, कंटिन्यूअस अगर नहीं भी होता है तो भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो कंटिन्यूटी पहले चेक करना तो बेकार है, इससे अच्छा आप क्या फायदा, इससे अच्छा पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। अगर डिफरेंशिएबल हो जाता है तब तो कंटिन्यूटी चेक करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कंटिन्यूअस हो जाएगा। जेई का पार्ट में बता रहा हूं, बोर्ड में तो दोनों निकाल करके दिखाना पड़ेगा, कंटिन्यूटी भी एलएचएल आरएचएल करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसका बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है,
तो जेई में मतलब इस ऐसे क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे उनके लिए बोल रहा हूं। डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक कर ली तो कंटिन्यूटी इंप्लाई हो गया, बट अगर नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया इन सच ए वे दैट एलएचडी एंड आरएचडी बोथ आर फाइनाइट, देखो यहाँ पे दोनों के दोनों फाइनाइट है और अनइक्वल है, मतलब उसी रीजन के लिए ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ था जो मैंने बोला था कि P नॉट इक्वल टू Q वेयर P एंड Q बोथ आर फाइनाइट। तो अगर उस रीजन के लिए नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तो गारंटेड है कि कंटीन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। क्या mod x कंटीन्यूअस होता है या नहीं होता है उस पॉइंट पे, बोलो तो होता है ना भाई, खत्म बात। चलो एक और कंसेप्ट से बताओ, तो वो वाला चीज मैंने आपको बताया था ना, x माइनस थ्री लीनियर फंक्शन है, कंटीन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल है, तो मॉड अगर लगा देंगे तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट पे। बट कब होगा उस पॉइंट पे, मतलब किस पॉइंट पे, जहां पे x माइनस थ्री जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नॉन जीरो होगा। तो क्या इसका डेरिवेटिव कितना है, 1 है, क्या जीरो है हो रहा है, 1 जीरो है क्या, नहीं है, नॉन जीरो है, मतलब ये गारंटेड है कि उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। और अगर जीरो आ जाता है तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, है ना। अगर जीरो आ जाता है तो डिफरेंशिएबल होने का पूरा पूरा चांसेस बन रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कॉर्नर नहीं मिलेगा ना, है ना। ये मैंने आपको लास्ट में लेक्चर 1 का लास्ट में मैंने नोट में भी ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हाईलाइट पॉइंट था, ठीक है। और क्या कंसेप्ट लगाया, भाई, और कितने तरीके से आपको समझा सकता हूं एक ही क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन सिर्फ मैं इस प्रकार के फालतू सवाल के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अच्छे सवाल के लिए भी बोल रहा हूं कि अच्छे किसी कोई बड़ा क्वेश्चन मान लो मिल गया, शीट में मिल जाएगा ऐसे प्रकार के क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन मान लो मिल गया, अजीब सा अचानक से देख के डर लग रहा, किसी कैसे तैसे आप उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया, कंटिन्यूटी चेक करने का मन ही नहीं कर रहा है। अगर डिफरेंशिएबल हो गया तब तो कंटिन्यूटी क्यों चेक करोगे, डायरेक्टली कमेंट मारो ना कंटिन्यूअस है फंक्शन उस पॉइंट पे। और अगर नॉट डिफरेंशिएबल हो गया बट स्टिल एग्जामिनर आपको वो चीज का एहसास दिलाना चाहता है, देखो एग्जाम में AIR 1 और AIR 100 के बीच का डिफरेंस देखो, ठीक है ना, वही होता है डिफरेंस, ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है ना। AIR 100 को कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबली आता है, उसको भी आता है, बट उसको वो एक्स्ट्रा नोट आता है, इसीलिए वो आगे चला गया 100 रैंक, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, उस पार्ट के लिए समझ में आ रहा है ना। भले AIR 100 वाले ने भी इस क्वेश्चन को कर लेगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल उसको पता चल गया, फिर वो कंटिन्यूटी चेक करके आंसर निकालेगा कंटिन्यूअस है या नहीं, उसको पता चल गया फंक्शन कंटिन्यूअस है तो टिक कर दिया। बट AIR 1 ने कंटिन्यूटी चेक ही नहीं किया, उसने देखा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ LHD RHD बोथ आर फाइनाइट, तो उसने वो चीज सोच लिया कि फंक्शन तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, कंफर्म है, ठीक है, तो उसने बिना चेक किए आंसर बोल दिया, समय पे वो आगे चला गया। जो डिफिकल्ट सवाल था जो AIR 100 से नहीं हुआ उससे हो गया था, क्योंकि उसने टाइम ज्यादा दिया। क्या इसका गारंटी है कि AIR 100 उसको अगर टाइम ज्यादा दिया जाता तो वो नहीं कर पाता, उसका कोई गारंटी नहीं है, वो भी कर लेता शायद, बट टाइम उसको नहीं मिला इसीलिए वो आगे चला गया, ठीक है ना। तो दिमागी हालत में उस चीज को आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे आप बीट करोगे दूसरे को, ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको ये सारी चीजें पता होना जरूरी है ना। तो ये बता दी। अच्छा एक और फंडामेंटल और फैंटास्टिक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, हटाने से मजा नहीं आएगा यार, चल इधर बताता हूँ। देखो इस फंक्शन को अगर तू डिफाइन करना चाहेगा, जरा ध्यान से देखेगा, fx को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो x आएगा और इधर -x आएगा, किसी जगह पे भी मैं इक्वालिटी लगा सकता हूं, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही तो होता है ना mod x का डेफिनेशन। अभी LHD निकालना है, देख किस प्रकार से निकालूंगा, देखना, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में तो मैं LHD RHD छूटा भी नहीं हूं, जिसमें एकदम छूना पड़ रहा है उसमें छूटा हूं, जिसमें डेरिवेटिव बड़ा गंदा हो रहा है उस जगह पे टच करता हूं, बाकी किसी जगह में तो टच भी नहीं करता हूं। जैसे LHD निकालना है, मतलब क्या x इक्वल टू 0 का लेफ्ट वाला फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, कर दो इसको डिफरेंशिएशन, आंसर कितना आ गया -1, खत्म। RHD निकालना है, मतलब x ग्रेटर देन 0, राइट साइड वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, x डेरिवेटिव कर दो, आंसर कितना 1, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये फंडा अगर आपको पता है ना, तो बोर्ड एग्जाम में जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उनको आप चेक भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कांसेप्ट, क्या आपका करेक्ट हुआ आंसर या फिर नहीं हुआ, ठीक है। लिमिट वगैरह में डाउट रह जाता ना, कांसेप्ट तो शो तो करना होगा इसी प्रकार से, बट आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कांसेप्ट। और अगर जेई पे आया तब तो ये भगवान है, ठीक है, बहुत समय बचाएगा, समझ में आ रहा है ना, अपन तो करेंगे ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। चलो तो वही चीज आपको बताना था, चलो सफिशिएंट चीज बता दी अभी, है ना। तो अभी आप आराम से समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे काफी सारे कंसेप्ट मैंने एक साथ बताने का कोशिश किया। मैंने इस क्वेश्चन के लिए, इस रद्दी क्वेश्चन के लिए नहीं बोला, मैंने अच्छे क्वेश्चन के लिए बोला, जहां पे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और इस प्रकार की सिनेरियो बन रहा होगा, है ना। LHD RHD फाइनाइट होगा बट नॉट इक्वल हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, तो क्या कंटिन्यूटी चेक करोगे, नहीं डायरेक्ट कमेंट मारोगे, क्योंकि LHD RHD दोनों के दोनों फाइनाइट है ना। अगर दोनों के दोनों फाइनाइट है और अनइक्वल है और उसकी वजह से अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तो गारंटेड उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है, याद रखो उस चीज को, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। इस प्रकार के सेम क्वेश्चन मैंने कंटिन्यूटी में भी करा चुका हूं आपको, कुछ नहीं करना, पहले क्या करना है, पहले कुछ भी करो डिफाइन तो करना ही होगा, ठीक है, बिना डिफाइन किए तो कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए, ठीक है।
क्लियर है भाई? चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, है ना, प्रॉपर्ली ध्यान से देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3। समझ में आ रहा है? अरे भाई इसको अगर डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, मैं बिना समझाए लिख दूंगा, लेकिन और मैं समझाने का मेरे पास ताकत नहीं है, ठीक है ना। 10 बार शायद पढ़ा चुका हूँ क्लास 11 से ये सारी चीजें, अभी भी अगर तेरे को समझ नहीं आता है तो मर जाए यार, और नहीं समझा सकता। इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो 6 माइनस 3x कब आ रहा है, जब x इज लेस देन 1। 4 माइनस x कब आ रहा है, जब x इज इन बिटवीन 1 एंड 2। x कब आ रहा है, जब x इज इन बिटवीन 2 एंड 3। एंड 3x माइनस 6 कब आ रहा है, जब x इज ग्रेटर देन 3। अभी इक्वालिटी लगाना है, 1 यहाँ पे पुट करो 3 आ रहा है, यहाँ पे पुट करो 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे लगाए या फिर यहाँ पे लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इधर लगाता हूँ। 2 यहाँ पे भी जो आंसर दे रहा है यहाँ पे भी सेम आंसर दे रहा है, 3 यहाँ पे भी देगा, यहाँ पे भी देगा सेम आंसर, तो कुछ किसी भी एक जगह पे लगा दो, ठीक है। अभी आपको क्या चेक करना है, एलएचडी आरएचडी चेक करना है। अभी x लेस देन 1 पे तो ये पॉलिनोमियल है, इन चारों इंटरवल में ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हर जगह पे होता है, जानते हो अपने डोमेन में, दैट इज पूरा रियल नंबर लाइन पे होता है, क्योंकि उनका डोमेन ही रियल नंबर लाइन होता है, ठीक है ना। तो ये तो हर जगह पे कंटीन्यूअस होगा, तो बस जो डाउट पॉइंट्स आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, जहां पे फंक्शन अपना चेहरा चेंज कर रहा है, दैट इज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, 2 एंड 3। दीज आर द 3 डाउट पॉइंट्स where we have to check whether the function is differentiable or not, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, x इक्वल टू 1, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 एक जगह पे करके दूंगा, बाकी जगह पे नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एलएचडी निकाल रहा हूं, एलएचडी क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। f ऑफ 1 माइनस h, सॉरी f ऑफ c, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाय h, ठीक बात है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, ऐसे लिखेगा, डायरेक्ट 3 नहीं लिखेगा, ठीक है। ऐसे जितना तोड़ तोड़ के लिखेगा उतना एग्जामिनर खुश होगा, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं करना है कि तोड़ तोड़ के इतना तोड़ के लिखा, इतना तोड़ के लिखा ताकि 20 नंबर छोड़ के आ जाए, ऐसे गवार की तरह काम भी नहीं करना, ठीक है। f ऑफ 1 माइनस h क्या हो जाएगा दोस्त, 1 माइनस h मतलब 1 के जस्ट पीछे वाला चीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1 माइनस h, समझ आ रहा है, डिवाइडेड बाई h, क्लियर है भाई। तो इस चीज को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 1 माइनस h, इधर h टेंडिंग टू 0, सही है भाई। तो ये माइनस 3 प्लस 3 खत्म, तो ये कितना आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 3h बाई h, जहां से h कैंसिल होते हुए आंसर दिख रहा है क्लियरली माइनस 3। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, पक्का? चलो तो ये हो गया आपका पहला फंडामेंटल चीज, है ना। चलो तो ये खत्म हुआ। अभी आरएचडी अगर मैं निकालू, आरएचडी अगर निकालू तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस में कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 कितना होगा, 4 माइनस 1 होगा, है ना, डिवाइडेड बाई h। सॉल्व कर कितना आएगा, इधर 3 और इधर 3 कैंसिल, माइनस h बाई h कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। क्या एलएचडी और आरएचडी इक्वल है? अरे नहीं है ना रे भाई, एलएचडी आरएचडी इक्वल है क्या, नहीं है। अगर एलएचडी आरएचडी इक्वल नहीं है, देयरफॉर एलएचडी नॉट इक्वल टू आरएचडी एंड हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फिर x इक्वल टू 2 पे चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू 3 पे भी चेक करना पड़ेगा, दोनों जगह पे अगर डिफरेंशिएबल आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, ठीक है। और फाइनल कमेंट कर पाओ, अगर तीनों जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, मैं चेक कर लेता हूं, बाकी दोनों जगह पे नहीं 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 किसी जगह पे नहीं आएगा, तो अगर फाइनली क्या मिला, x इक्वल टू 1 2 3 किसी जगह पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तीनों जगह पे तो क्या कमेंट करोगे, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल माइनस 1 2 3 सेट में घुसा दोगे, ठीक है, क्योंकि इन 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। या फिर डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 2 3 एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल माइनस सेट ऑफ 1 2 3, ठीक है। और बट उससे पहले आपको शुरुआत में लिखना पड़ेगा, ये चेक करने से पहले, ये चेक करने से पहले यहां पे आपको घुसाना पड़ेगा,
देखो मैं सब कुछ बोल बोल के दे रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं उस प्रकार से अपना कॉपी सजाओ, नहीं तो फंसोगे। पहले बता रहा हूं बहुत बुरा फंसोगे आप, ठीक है। नवंबर में आपके पास ये सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर आप दोस्तों से मांगने लग जाओगे, दोस्त नखरे दिखाएंगे, देंगे नहीं आपको, समझ में आ रहा है ना, फिर आप फंसोगे। फिर मेरे को बोलोगे मैं भी चाहता तो नहीं हूं नखरे दिखाना, बट समय के हिसाब से मैं भी दिखा सकता हूं, समझ में आ रहा है ना, क्या गारंटी है। तो जब करके दे रहा हो तो अपने आप को बचा के रखो ना भाई, कॉपी में नोट करके प्रॉपरली, ठीक है, तब क्यों नाटक कर रहे हो। चलो तो यहां पे अपने को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा क्या कि हियर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, here for all x belongs to real minus 1 2 3 we can clearly state that the function is differentiable, ठीक है, as it is a polynomial function, as it is a linear polynomial function for all x belongs to real minus 1 2 3। इतना तक लिखने के बाद जो डाउट पॉइंट से 1 2 3 उन जगह पे अपना कैलकुलेशन शुरू करोगे, ठीक है, क्लियर है। अभी मैं वो बता देता हूं कि मैंने इतना जल्दी कैसे चेक कर लिया, देख चेक करने का जरूरत है नहीं। x इक्वल टू 1 पे एलएचडी कितना, इसको डिफरेंशिएट कर देना -3, देख -3 आ रहा है। x इक्वल टू 1 पे आरएचडी कितना, इसको डेरिवेटिव कर दे -1, खत्म। क्या इक्वल है, नॉट इक्वल, दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 2 पे एलएचडी क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ना, कितना होगा -1, खत्म। x इक्वल टू 2 का आरएचडी कितना होगा 1, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, समझ में आ रहा है ना, नॉट इक्वल। फिर इसका डिफरेंशिएट करो तो 3 है, 3 1 और 3 भी नॉट इक्वल, मतलब 3 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल, खत्म, डायरेक्टली चेक करेंगे 1 सेकंड के अंदर, क्लियर है, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। बट बोर्ड के लिए दिस इज नेसेसरी, और ये हमारे जे के लिए हम करेंगे, ठीक है। बट जहां पे एकदम हार मान जाएगी, इतना बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन आएगा जैसे इस टाइप का फंक्शन, ठीक है, इधर मैं प्रेफर करूंगा कि एलएचडी आरएचडी कर लो फॉर्मूले से तो बेटर होगा, क्योंकि ये सब फंक्शन इतना गंदा फंक्शन, ये सब का डिफरेंशिएशन हैवी हो जाएगा, ठीक है, और इससे जितना समय लगेगा उससे ज्यादा समय लग जाएगा यहाँ पे। बट अगर ऐसा क्वेश्चन है जहां पे डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, उस जगह पे तो लगा सकते हो ना ये। अभी दुनिया वाले बोलेंगे, बोर्ड वाले मास्टर बोलेगा ये देखो ट्रिक सिखा रहा है, ट्रिक। अबे उल्लू इंसान, ये ट्रिक होता है क्या, ये तो एक कंसेप्ट होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव करके निकाल के अपना समय बचा रहे, तो कौन सा पाप कर रहे हो गधो, समझ में आ रहा है ना। तो उसी चीज से आप सीखोगे, बट कहां पे क्या चीज अप्लाई करना है वो जानते हो, ठीक है। बोर्ड में अगर ये सब करके आ गए तो रामायण सत्यानाश, ठीक है, 100 मार्क का आंसर करके भी 10 नंबर मिलेगा, सही है। अगला सवाल देखते चले प्रॉपर्टी नंबर 6। चलो, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, fx इज गिवन अस, ठीक है। यहां पे एक जहरीला चीज घुसा हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ x, दिख रहा है आपको, तो उस जहर को मैं कैसे खत्म कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा x ग्रेटर देन 0 पे और x लेस देन 0 पे, ठीक है। अगर किसी को डिफाइन करने का मन नहीं है तो डायरेक्टली कर, क्या इशू है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना, डायरेक्टली चेक कर सकते हो एलएचडी आरएचडी, ठीक है, डिफाइन ना करके भी करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, चलो एट x इक्वल टू 0 सबसे पहले एलएचडी निकालते हैं, ठीक है। एलएचडी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h। बहुत बच्चे मेरे को अंत में जाकर के क्या बोलते पता है, तब मैं उनको चप्पल खोल के फेंकता हूं कि यहाँ पे 0 है बोल के यहाँ पे 0 आ गया। आपने गधा, यहाँ पे 0 तो हमेशा होता है फॉर्मूले में, ठीक है, इधर 0 है बोल के ना इधर 0 आया नहीं यार, डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज पता होता है बताता हूं, बूढ़ा मत मानिएगा। अभी ये फंक्शन कब डिफाइंड है, जब x का वैल्यू 0 नहीं है, बट अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस f ऑफ माइनस h क्या होगा, इस फंक्शन में माइनस h पुट कर दो, दैट इज माइनस h into e to the power minus of 1 divided by modulus of minus h plus 1 by h, हो गया। चलो निकाल लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा दोस्त, नीचे एक h है ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसको हटाने के लिए माइनस, देख मॉड्यूलस ऑफ माइनस h, मॉड के अंदर नेगेटिव है ना, तो मॉड्यूलस क्या बोलेगा, तेरे को एक और माइनस दूंगा मैं तो तू प्लस हो जा, तो हो जाएगा ये प्लस, क्या इश्यू है, कोई इश्यू नहीं है, हो गया। अभी h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो ये नलाइक तो बहुत बड़ा होने वाला है, दैट इज इंफिनिटी को टेंड करने वाला है। तो
तो अल्टीमेट जो आंसर बनेगा वो e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी। e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इनटू द पावर इंफिनिटी मतलब 1 बाय इंफिनिटी, क्योंकि बेस अगर 1 से बड़ा और पावर में अगर इंफिनिटी है तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और बेस अगर 1 से छोटा है और पावर में अगर इंफिनिटी है तो वो 0 के नजदीक चला जाता है। सब कुछ बता दी दोस्त। और ये किसके नजदीक जाएगा? 0 के नजदीक जाएगा। और अगर ये 0 के नजदीक चला गया तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। बोले सर ये सब ना लिखने से चलेगा? हाँ, ना लिखने से चलेगा। ठीक है, ये छोड़ देंगे एग्जामिनर के ऊपर, भाई समझो। ठीक है, LHD आ गया 0, RHD देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, जगह कम है, समझ रहे हो ना? भावनाओं को समझो यार, इतने बड़े हो गया। ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है ना, डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, आप पहला स्टेप लिख देना, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। ठीक है, चलो तो ये कितना आएगा? h इंटू e टू द पावर माइनस 1 बाई मॉड h प्लस 1 बाई h माइनस f0 0 क्यों आया? यहाँ पे पुट करके 0 निकाला गया? नहीं नहीं नहीं, x इक्वल टू 0 पे अलग से वैल्यू देके दिया, वो मैंने पुट किया। समझ में आ रहा है ना? गलत समझते बच्चे, इसीलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझ रहे तो आप बहुत होशियार बच्चा है, और पढ़ते रहिए, जैसे बताते जा रहा हूं हो जाएगा सब। h अगर टेंडिंग टू 0 है तो किस प्रकार से टेंड कर रहा है भाई? पॉजिटिव साइड से, मतलब h तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड h का आंसर हमेशा क्या होता है? h होता है। याद रखिएगा, दुनिया में h के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता कुछ, मॉड h का आंसर हमेशा h होगा, और मॉड ऑफ माइनस h हमेशा प्लस h ही होगा, क्योंकि कौन माइनस लगेगा ना एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2/h। अगर ये 2/h लग रहा है ना, अगर ये 2/h लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर्ली ध्यान से अगर सोचते हैं तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका x इक्वल h टेंडिंग टू 0 पे हो जाएगा आपका इंफिनिटी, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी टेंड कर जाएगा 0 को, तो RHD भी आ गया 0, और फंक्शन आपका क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0। आंसर देख लेता हूं मैं, एक बार चेक कर लेता हूं यार, सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, आंसर वगैरह देखना सही रहता है। अरे है ही नहीं शीट में आंसर, सही है ना? उम्मीद करता हूं सही होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है ना भाई? चलो, तो ये तो हो गया हमारा, है ना? आगे देखते चलो। 8 का रोमन 1 प्रॉपर्ली देखते। आंसर तो नॉन डिफरेंशिएबल है यार x इक्वल टू 0 पे। नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे, तो क्या होगा यहाँ पे? गलती कहां पे किया देखो तो, कहीं पे मिस्टेक हुआ या नहीं होगा? RHD LHD से चेक करते हैं। LHD माइनस h, f ऑफ 0, फॉर्मूला तो सही है, माइनस h e टू दी पावर, नीचे तो h रहता है, माइनस 1 बाई मॉड ऑफ माइनस h प्लस 1 बाई, अरे यार ये देखो माइनस h होना चाहिए, h लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे माइनस 1 बाई h आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तब तो ये e टू दी पावर माइनस 0 दैट इज 0 ही हो जाएगा। अगर e टू दी पावर 0 है तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर आंसर 1 आ गया तो LHD 1 आ गया, RHD 0 आ गया, तो अपन बोल सकते हैं ना LHD नॉट इक्वल्स टू RHD है। अगर LHD नॉट इक्वल्स टू RHD है तो अपन क्लियरली ये बोल पाएंगे कि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। कमेंट कर दोगे, सही है? क्लियर है? चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 का नंबर 1 इरेज कर रहा हूं, आप प्रॉपर्ली अच्छे से सुंदर तरीके से कॉपी में लिख के रखिएगा, अपन चेक करेंगे। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखते हैं। 8 का नंबर 1 में क्या बोल रहा है? इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a देन फाइंड दिस लिमिट। अगर fx डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a तो इस लिमिट का वैल्यू आपको निकालना है। समझ में आ रहा है ना? इस लिमिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये लिमिट क्या है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिमिट क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू a, x स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a है। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय x माइनस a। अगर मैं x टेंडिंग टू a यहां पे रख देता हूं तो ये a स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ a ये 0/0 बन जाता है। समझ आ रहा है ना? ये 0/0 बन जाएगा। तो 0/0 है तो अपन लॉपिटल लगा सकते हैं ना आराम से। ठीक है, लॉपिटल लगा सकते हैं आराम से। लॉपिटल अगर लगाएंगे तो f ऑफ a तो कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर इंटू fx का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और x माइनस a का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 हो जाएगा। अभी अगर मैं a पुट कर देता हूं तो आंसर हो जाएगा ट्वाइस a f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f डैश a। ठीक है, समझ में आ रहा है? ट्वाइस a f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f डैश a। ठीक है, और f डैश x का वैल्यू मैं f डैश a क्यों लिख पाया? बिकॉज
फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। चलो ये तो हो गया आपका जेई पे अगर आता है तो आप इस प्रकार से अगर एफ ऑफ ए और एफ डैश ए का वैल्यू दिया हुआ रहता है तो आप फाइनल आंसर भी निकाल सकते हो यहां से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका कि अगर लॉपिटल लगा करके आपने सिंपल तरीके से कर लिए दोस्त। बट अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो कैसे करेंगे? एज मैंने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 पे दे रखा है तो बोर्ड वाले मेथड से तो इसको बताना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसको बोर्ड वाले मेथड से कैसे करेंगे अपन, ठीक है। मतलब बिना लॉपिटल रूल यूज करे कैसे इसको कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं जरा ध्यान देखते हैं। वही एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, उसी का पैटर्न लग रहा है, वही पैटर्न बनाओ जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कराया है, ठीक है। तो पहले अपन लिख देते हैं ये रिजल्ट, ठीक है, कि एज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, समझ में आ रहा है, देन एक्स इज इक्वल टू ए, देयरफॉर एक्स टेंडिंग टू ए, f of x minus f of a divided by x minus a must be is equal to f dash a। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये तो कंफर्म है। अभी अपन इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, therefore लिमिट x टेंडिंग टू a x स्क्वायर f of a माइनस a स्क्वायर f of x डिवाइडेड बाय x माइनस a। अभी ये प्लेटफॉर्म अगर आपको बनाना है तो देखो ये जो अभी मैं करूंगा ना, ये इंटीग्रेशन में भी आपको एक बार याद दिलाऊंगा मैं, ये चीज समझ में आ रहा है। तो x स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस मैं एफ ऑफ ए को कॉमन लेने के लिए यहां पे ए स्क्वायर एफ ऑफ ए लगा रहा हूं, और वही ए स्क्वायर एफ ऑफ ए में यहां पे भी एडजस्टमेंट कर रहा हूं, क्योंकि माइनस किया तो प्लस भी करना होगा ना, समझ में आ रहा है। तो देखो यहां से एक बार ए स्क्वायर कॉमन आएगा और यहां से एक बार एफ ऑफ ए कॉमन आएगा और फैक्टर बन जाएगा पूरा पूरा, समझ आ रहा है ना। तो वही खेल आप याद रखिएगा जब लिमिट बोर्ड वाले तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है, किसी एक्सप्रेशन वाला लिमिट विदाउट यूजिंग लॉपिटल आपको करना है तो इस प्रकार के दिमाग आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और इधर हो गया आपका ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तब तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा, फैक्टर बनेगा ही नहीं, कॉमन फैक्टर तो बन ही नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, माइनस एस स्क्वायर कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, है ना। नीचे तो है आपका एक्स माइनस ए, सही है भाई। तो एक्स माइनस ए से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करने गया तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, सही है, क्लियर है। तो इस चीज को, इस फाइनल लिमिट को आप लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ जी एक्स में ब्रेक कर सकते हो ना, आराम से बोलो, ठीक है। तो अगर लिमिट एफ एक्स माइनस लिमिट जी एक्स में आराम से इसको ब्रेक कर सकता हूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अभी देख एफ ऑफ a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और a अगर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस ए ट्वाइस हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर अगर बाहर आ गया तो ये लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस ए, x टेंडिंग टू a, ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम दिस रूल ये क्या बन जाएगा, गारंटेड ए या एफ डैश ए बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो वही लॉपिटल लगा करके जो आंसर मिला था वही आंसर यहां पे भी मिला। तो ये प्योर बोर्ड वाला अप्रोच हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मैं गद्दारी नहीं कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं, ईमानदारी से एक एक चीज बोर्ड वाले से भी बता रहा हूं, जे वाले से भी बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। किधर कहा करना, आप तो पहले मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दे तो कि अपन तो बोर्ड वाला चीज पढ़ाते नहीं है, पढ़ा तो रही यार एक एक चीज, ये आपका बोर्ड का मास्टर पढ़ाएगा, अगर पढ़ते जाकर के उनके पास पढ़ा दीजिए, ये बोर्ड का मास्टर घंटा पढ़ा दे आपको। ये अगर मेरे को आपको धोखा ही देना होता ना तो ये क्वेश्चन अपन कैसे एक्सरसाइज 1 से निकाल देते आपको पता ही नहीं चलता, और लॉपिटल से करा करके उधर एक्सरसाइज 2, अगर जस्ट इतना सा अगर मेरे को अपने साथ आपके साथ गद्दारी करना होता, जस्ट इस क्वेश्चन को शीट से एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 2 में अगर मैं शिफ्ट कर देता हूं तो ये नलायक सा चीज मेरे को बताना ही नहीं पड़ता है। बट प्रॉमिस किया कि बोर्ड का एक एक चीज और जे का एक एक चीज साइमल्टेनियसली 100% कंप्लीट कराऊंगा, तो इस प्रकार से बता करके दे रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, इसलिए समय ज्यादा लगता है। दोनों तरीके से तू मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएगा कि बोर्ड वाला नहीं पढ़ाता हूं, दूसरा है कि समय ज्यादा लेता हूं। पढ़ा रहा हूं घंटा तो समय तो लगेगा ना, ऊपर से तुम्हारा यार तो इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है ना यार। कल मेरे को वो सर दिखा रहे थे जिसके वो कंटिन्यूटी वाले किसी वीडियो में, यार मंगलवार को वीडियो डाला था, सोमवार या मंगलवार को वीडियो डाला, तो उसके ऊपर भी उस वीडियो में दो डिसलाइक है यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, 2 या 1 ही डिसलाइक था सारे वीडियो में यार, 1 डिसलाइक। अब डिसलाइक से हमारे को कुछ नहीं, आप 20 के 20 अगर 20 डिसलाइक डाल तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बता दो तो गलती कहां पे हो रहा है,
है ना, बता तो दो कि गलती कहां पे हो रहा है, शायद उस चीज को इंप्रूव कर रहे, ठीक है ना, बता तो दो यार। अगर किसी अननोन नंबर से मैसेज करके भी बता दो कम से कम, ठीक है ना, ताकि अपने को पता तो चले एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है दोस्त, समझ में आ रहा है ना कि क्या अपन कहां पे गलती कर रहे हैं। अगर शौक से डिसलाइक मार रहे हो तो मत मारिएगा दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन होता है इंसान का, समझ में आ रहा है। इतना मेहनत करने के बाद, इतना ईमानदारी से चीजें करने के बाद भी जब कोई डिसलाइक करता है तो कहीं नहीं। मैंने तो आपको कभी नहीं बोला कि मेरे को लाइक करके या फिर कमेंट करके आप, जैसे आपके बाकी मास्टर्स आपके साथ भीख मांगते रहते हैं कि लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो और घंटा कर दो, ये कर दो। मैंने तो कभी नहीं बोला आपको वीडियो में लाइक डालो, आप वीडियो में डिसलाइक डालो, आप या फिर कोई कमेंट करो, आप अपने मर्जी से करते हो, ठीक है ना। तो मैंने अगर ये नहीं बोला है कि कभी लाइक करो या फिर कमेंट करो या फिर शेयर करो, तो आप वीडियो में डिसलाइक क्यों डाल रहे हो? अगर डाल रहे हो तो कम से कम ये तो बोल दो कि किस वजह से डाल रहे हो, है ना, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, समझ में आ रहा है क्यों डाल रहे हो, क्या क्या आपका वजह है। अभी तो पहले तो मेरे को पता चला कि दूसरे बंदे पहले भी सर मेरे को बोले हैं कि एक एक डिसलाइक वीडियो में आता ही रहता है, हर वीडियो में, ये कौन डालता है पता नहीं। पहले तो मैंने कुछ ये चीज लगता था कि पता नहीं ये कोई बाहर वाला इंसान होगा कोई, पर जब ये पता चलता है कि 12 के वीडियो प्राइवेट करने के बाद 12 के सारे वीडियो में डिसलाइक आते हैं, तब तो ये पता चल रहा है 12 की कोई स्टूडेंट ही होगा जो ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसे कर रहे हो देखो यार, आपका इंसान ये बिल्कुल एकदम घटिया लेवल का है, अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्त, समझ में आ रहा है। पर अब दर्द होता है इस प्रकार से चीजें देखने के बाद, मेरे को तो होता है, जो फ्रैंक होता है मैं अपने मुंह पे बोलूंगा, ठीक है ना, आपसे छुपाऊंगा ना आपको कुछ करूंगा, ठीक है, ईमानदार इंसान को सीधा सीधा बोलूंगा आपके मुंह पे, ठीक है। चाहे आप मेरे को मुंह पे बोलो, आप डिसलाइक अगर आपको मारना है तो 20 मारो, 50 मारो, कुछ भी मारो, कितना दिन तक मारोगे, अगर मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूं ऐसे ही मेरा लाइक जो है वो डिसलाइक को ओवरकम करेगा, ठीक है। बट वो डिसलाइक या फिर लाइक के चक्कर में अपन नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। अभी याद आ गया अचानक से तो बोल दिया ना, मैंने आज तक बोला है कि मेरे लिए एक लाइक करके 1 सेकंड आप बर्बाद करो, क्योंकि एक लाइक करने में या फिर एक कमेंट करने में सर ने उसका रिप्लाई दिया है तो भी समझ आता है। आप कमेंट करोगे फिर ये वेट करोगे कि सर ने इसका कमेंट का रिप्लाई किया या नहीं, या फिर सर मेरे कमेंट पे लाइक किए या फिर नहीं, वो चीज देखने में आपको समझ आएगा। मैं आप मेरे लिए, मेरा खुशी के लिए आपकी जिंदगी का 1 मिनट या फिर 1 सेकंड भी आपकी जिंदगी से आज तक नहीं लिया, समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये हक नहीं बनता है तो आप किसी भी तरीके से मेरे वीडियोस पे डिसलाइक मारो, ठीक है। सर मेरे को पहले बोले तो मैंने सोचा था बाहर वाला होगा यार, बाहर वाला होगा तो कोई दुख नहीं होता, पर जब पता चलता है कि जिनको इतने मेहनत से कर रहा हूं, चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, वही जब अपने पीठ पे मारते चाकू यार, तब सच में यार दर्द होता है, ठीक है ना। वो चीज तो दर्द होने वाला चीज है हकीकत में यार। अभी आप ये सब लफड़ा करके क्या करें, है ना, एक बंदे डिसलाइक मार रहे तो बाकी सारे बच्चे तो लाइक करें ना करें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें लाइक क्यों करोगे, लाइक करके टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। लाइक जो करते हो उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि मत करो लाइक, ठीक है, लाइक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, वही हो जाएगा मेरे लिए लाइक। जो पूछता हूँ जब जो मैं, तो अगर आंसर दे पाओगे तो वही मेरे लिए लाइक हो गया, और क्या चाहिए मेरे को, ठीक है ना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। बट एटलीस्ट गलत काम मत करो, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो किसी को तो गलत काम मत करो, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में आपके साथ कभी भी गद्दारी नहीं किया, किसी के साथ नहीं किया, तो आपके साथ कहां से करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, अगर मेरे को लॉक पिटेल से कराना ना कराना तो दूर की बात है, करा तो रहा हूं A to Z, वो तो ठीक है, बट कराने के बाद भी अगर मैं सिर्फ इसको लॉक पिटेल से करा देता, है ना, एक्सरसाइज 2 में, तुम्हें आप तो ये क्लेम नहीं कर पाते कि सर अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो सर ने नहीं कराया, सर तो बोल देगा कि एक्सरसाइज 2 में था, जेई वाला क्वेश्चन बोर्ड में आ गया, अभी हम क्या करें। बट फिर भी हमारे अंदर ये चीज है कि अगर उस क्वेश्चन को बोर्ड के तरीके से किया जा सकता है तो उसको एक्सरसाइज 1 में डालूं, और अगर एक्सरसाइज 1 में डालूंगा तो उसको मेरे को याद रहेगा, मैं क्लास में दोनों तरीके से बता करके दूंगा। उस ईमानदारी से मैंने इस चीज को एक्सरसाइज 1 में डाल रखा है, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो इसको एक झटके में स्वाइप करता और लॉक पिटल से 2 लाइन में खत्म कर देता, ठीक है ना। ये 10 मिनट एक्स्ट्रा चिल्लाने का कोई जरूरत ही नहीं होता, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें ना कीजिएगा दोस्तों, अच्छा लगता है ना, मतलब अच्छा लगता है, अगर करना है करिए, कोई इशू नहीं है ना। आपको डिसलाइक मारना है, मेरे को डिफेम करना है, कुछ भी करिए, आपका कुछ भी करने से मेरे को एक रत्ती का भी इधर उधर नहीं होगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कुछ भी करो अपनी जिंदगी में, तुम मेरे को कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम्हारे कुछ भी करने से मेरा जिंदगी में अगर इफेक्ट हो जाएगा और मेरा कुछ हो जाएगा और मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, थोड़ी ना, मैं इतना भी कमजोर इंसान नहीं हूं कि कोई मेरे को कुछ भी करे। मेरे को जिंदगी में कोई भी इंसान मेरे मुंह पे गाली दे करके चले जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कौन होते हो, तुम्हारा गाली से हमको क्या करना है, गाली देना है दो, भगवान तुमको मुंह दिया है, तुम दो ना गाली, क्या फर्क पड़ता है। बट एग्जैक्टली जब अपनों, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूं और एकदम खुद का करीब इंसान मानता हूं, पता नहीं आप ये समझ पाते हो या फिर नहीं, या फिर मैंने कभी भी ये जताने का कोशिश भी नहीं किया आपको, बट फिर भी जब अपने कोई इस प्रकार की एक्टिविटी शो करता है तब सर में वाकई दर्द होता है। खैर फालतू बात करके फायदा नहीं, काम की बात करते हैं यार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त, नंबर 10 जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, नंबर 10 जो क्वेश्चन है, सॉरी यार अगर एक जन भी करके रखे हो तो बाकी सबका मैं 10 मिनट खराब कर दी, ठीक है ना। तो
काट देना। अगर इस प्रकार की चीजें आगे से जब भी देखोगे कि अपन सर इस प्रकार की फालतू बातें कर रहे तो आप काट दीजिएगा वीडियो को प्रॉपर्ली। ठीक है, अगला ये सवाल देखिएगा प्रॉपर्ली, नंबर 10। ठीक है, पर तगड़ा क्वेश्चन है, पहले आईटीजी में पूछा था और उसके बाद ये बोर्ड के किताब में भी फेमस हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये कभी भी बोर्ड में टपक सकता है ये क्वेश्चन, मैं बार बार बोल करके दे रहा हूं। ठीक है, हैवी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो बाकी क्वेश्चंस भी और अच्छे से आप निपटा सकते हो, ये मेरा विश्वास है। इस प्लेटफॉर्म में जितने क्वेश्चन मिलेंगे शीट में, आपको इस प्लेटफॉर्म में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, बहुत पहले आईटी ने क्वेश्चन पूछा था, ये बनाया था उन्होंने, फिर उसके बाद वो किताबों में, सारी किताबों में दिख गया और कहीं ना कहीं सारे बोर्ड में भी ये सवाल आने लगे। ठीक है, तो ध्यान से एक बार इस चीज को प्रॉपर्ली समझ आइएगा, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मिक्स करके है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मिक्स करके ही आते हैं। ठीक है, तो नंबर 10 जरा ध्यान से देखिए प्रॉपर्ली, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या बोल के दिया मैंने, x to the power m sin of 1 by x। ठीक है, where x is not equals to 0, है ना, और एक और जगह पे x is equal to 0 दे रखा है, एक और जगह पे x is equal to 0 दे रखा है, जहां पे x is equal to 0। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। चलो, तो अगर इस फंक्शन बोल रखा है सबसे पहले, अरे शो दैट क्या बोल रहा है, शो दैट दिस इज डिफरेंशिएबल एट x equal to 0। नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, अरे क्वेश्चन चेंज करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m का क्या वैल्यू होगा जिस वजह से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x equal to 0, कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x equal to 0, और नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x equal to 0। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में 3 क्वेश्चन है, आपको समझना है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमें इसका क्या जजमेंट लेना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का जज करना होगा। तो चलो हम LHD RHD इसका निकालते हैं। ठीक है, तो एट x equal to 0, सबसे पहले एट x equal to 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, जरा ध्यान से देखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f of 0 minus h, सॉरी f of 0 होगा, f of 0 होगा माइनस f of 0 minus h डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई h हो जाएगा, क्लियर है। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, f of 0 कितना हो जाएगा 0, माइनस f of माइनस h कितना हो जाएगा, माइनस h टू दी पावर m साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। समझ में आ रहा है, ठीक है, माइनस h टू दी पावर m साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h, सिले मिस्टेक नहीं होना चाहिए पहले की तरह, बस डिवाइडेड बाई h। क्लियर है, समझ में आया यहां तक, पक्का सर। चलो, तो इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये दोस्त क्या आएगा, देखो तो h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आकर के इसको प्लस कर देगा। ठीक है, और यहां पे ये माइनस h हो गया। ठीक है, ये यहां पे माइनस h हो गया, है ना, तो माइनस h अगर हो गया, अच्छा एक माइनस में बाहर लेकर के आता हूं, है ना, एक माइनस में बाहर लेकर के आता हूं और इसको भी मैं कहीं ना कहीं माइनस h के फॉर्मेट बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो प्लस h हो गया, समझ सकते हो आप, और ये बन गया आपका साइन ऑफ 1 बाई h। ठीक है, कहने का मतलब इस चीज को अगर मैं घुमा करके इस प्रकार से लिखूंगा तो कोई दिक्कत होगा क्या, माइनस h टू दी पावर m माइनस 1 साइन ऑफ 1 बाई h, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ रहा है, नीचे मैंने माइनस h बनाया है, मान लो ये माइनस नीचे लेकर के आ गया और ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अभी बोलो एंड RHD भी निकाल करके दिखा देते आपको एक साथ, फिर कमेंट कराएंगे। ठीक है, RHD भी निकाल करके दिखा देते, सब निकाल के रख देते, एक मिनट रुको। ठीक है, फिर आपको एक साथ कमेंट कराऊंगा। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, यही तो होता है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस h कितना हो जाएगा, h टू दी पावर m साइन ऑफ 1 बाई h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। क्लियर है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टू दी पावर m माइनस 1 साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, ये हो गया RHD। ठीक है, ये बस h के जगह पे माइनस h, और कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अभी नाउ एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी का भी तो बातचीत आएगा ना, तो LHL RHL की भी निकाल के रख देते। ठीक है, तो LHL क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h के फॉर्मेट में ही करते हैं, जब सारी चीज h के फॉर्मेट में कर रहे हैं, f ऑफ a माइनस h। ठीक है ना, यही तो होता है ना कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस h टू दी पावर m साइन ऑफ 1 बाई h।
आप बोलोगे नीचे वाला फंक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि h 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, 0 के इक्वल जब नहीं है तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। एंड RHL जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h टू द पावर m sin 1 by h, ठीक है। अभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस लिमिट का अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, इस लिमिट का अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। ये अकेला एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, ये डज नॉट एग्जिस्ट, बट ये एग्जिस्ट करता है क्या, बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है। ये कितना आता है, 0। यहाँ पे x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी रखेंगे ये हमेशा 0 होता जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो देख यहाँ पे LHD RHD दोनों का एक्सप्रेशन में पावर में m-1 है, पावर में m-1 है। अभी h का वैल्यू 0 के बहुत नजदीक है, h का वैल्यू 0 के बहुत नजदीक है। अगर पावर में अगर कोई वैल्यू 0 के बहुत नजदीक है और उसके पावर में पॉजिटिव है, तब तो वो आंसर 0 के आसपास ही आएगा, टेंड करेगा 0 के आसपास। 0.1 टू द पावर अगर पॉजिटिव हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, तो 1 बाई रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, पॉजिटिव, इस प्रकार से हो जाएगा। और अगर इस प्रकार से हो गया ये, तब तो ये इंफिनिटी को टेंड करना लग जाएगा। अगर ये इंफिनिटी को टेंड करना लग गया तो LHD RHD दोनों इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं, लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं किया तो फंक्शन डेरिवेटिव होने का, डेरिवेबल दैट इज डिफरेंशिएबल होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। बट आपके क्वेश्चन में बोल के दिया आपको डिफरेंशिएबल है आपका फंक्शन एट x इक्वल टू 0, तो आप यहां पे क्या सोचोगे, आप यहां पे ये सोचोगे कि as fx is differentiable at x equal to 0, as fx is differentiable, इसको आप 1 बोल दो, इसको आप 2 बोल दो, इसको आप 3 बोल दो, इसको आप 4 बोल दो, ठीक है। as fx is differentiable at x is equal to 0, so from 1 and 2, so from 1 and 2, so from 1 and 2, clear है। so from 1 and 2 हम we can state, so from 1 and 2 हमें क्या पता चला कि इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएबल होना है तो इसका आंसर भी 0 आएगा, इसका आंसर भी 0 आएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट इसका आंसर 0 कब आएगा, इन दोनों का आंसर जब अप्रोचिंग 0, क्योंकि h तो 0 को टेंड कर रहा है ना, तो ये बेस तो अप्रोचिंग 0 हो गया। तो अप्रोचिंग 0 के पावर में जब पॉजिटिव आएगा तभी तो ये वो होगा ना आपका डिफरेंशिएबल हो पाएगा, दैट इज दोनों लिमिट का आंसर 0 आ पाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली इस दोनों को डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए इन दोनों को एक्सिस्ट करना होगा और फाइनाइट होना पड़ेगा। अगर इन दोनों को एक्सिस्ट और फाइनाइट, दैट इज 0 के इक्वल, एक ही पॉसिबिलिटी है, 0 ही हो सकता है। 0 अगर होना है या तो 0 का आंसर, या तो नॉट डिफाइंड होगा। तो अगर 0 होना है दोनों का वैल्यू, तो डेफिनेटली पावर जो है वो क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अभी मैंने समझाया, ठीक है। वी कैन स्टेट फ्रॉम 1 and 2, वी कैन स्टेट that m-1 must be positive, m-1 must be पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना। m-1 को क्या होना पड़ेगा दोस्त, m-1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट आप नॉन नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हो। अगर ये 0 हो गया तो ये समथिंग अप्रोचिंग 0 टू द पावर एग्जैक्ट 0, एनीथिंग टू द पावर एग्जैक्ट 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, एक्सेप्ट वो 0 टू द पावर अप्रोचिंग 0 टू द पावर अप्रोचिंग 0, ठीक है। 1 अगर हो गया तो इसके साथ साइन 1 by 0, ये 1 into -1 to 1, ये आंसर कोई कमेंट नहीं कर पाओगे, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ये लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब सिर्फ यहाँ पे 0, और ये लिमिट भी एग्जिस्ट तभी करेगा जब यहाँ पे सिर्फ 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाने का एक ही पॉसिबिलिटी है कि पावर को क्या बोलो, पॉजिटिव हो जाए। पावर नॉन नेगेटिव होगा तब भी नहीं चलेगा, मतलब m-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो m का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। एंड एज ये तो देयरफॉर हम क्या कमेंट कर सकते हैं, देयरफॉर फॉर fx टू बी डिफरेंशिएबल m must belong to the interval 1 से infinity, m का वैल्यू इस इंटरवल में होना पड़ेगा फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। ग्रेट, ठीक है। अगला पॉइंट बी, कंटिन्यूअस, ठीक है। अभी मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाना, ठीक है। As fx is continuous at x equal to 0, therefore from 3 and 4 we can state that m must be greater than 0, क्योंकि बोलो ना, सीधा सीधा चीज है। अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो इन दोनों लिमिट को एग्जिस्ट करना होगा, दैट इज दोनों ही 0 होगा। एक ही ऑप्शन है, दोनों ही 0 होगा। दोनों 0 कब होगा, जब पावर पॉजिटिव होगा। पावर पॉजिटिव मतलब m का वैल्यू 0 हो गया, तो कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन हो गया m बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, ठीक है। और डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन हो गया 1 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो क्लियर है, यहां पे बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना है बट नॉट डिफरेंशिएबल होना है।
अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होना है बट नॉट डिफरेंशिएबल होना है तो 0 से इंफिनिटी पूरा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 से बड़ा हो गया तब तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। दैट्स व्हाई फॉर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल आंसर विल बी 0 to 1। और अगर 1 से बड़ा हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों हो जाएगा इसके लिए। और इसके लिए फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर m का वैल्यू 0 से ही छोटा है तब तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दैट इज थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से आपका कहां तक, 0 तक। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से आपका 0 तक, और बी पार्ट का आंसर हो जाएगा 0 to 1, और ए पार्ट का आंसर हो जाएगा 1 to इंफिनिटी। ठीक है, क्लोज कहीं पे मत लगाना, ठीक है ना, क्लियर है। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। आप प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लेन करके लिख लेना। मैंने आपको ओवरऑल पूरा कर ही दिया, बट लास्ट में थोड़ा सा जो लैंग्वेज पार्ट लिखना था वो मैंने डिक्टेट कर दिया, आप प्रॉपर्ली उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर प्रॉपर्ली, ठीक है। एक्सरसाइज 1 से ये मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ सर, एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चंस आप दोनों मेथड से करोगे। बोर्ड वाले मेथड से तो करना ही करना है, ठीक है, और जे वाले मेथड से भी आप ट्राई करके रखोगे कि किस प्रकार से और छोटे अंदाज से आप कर लोगे, जैसे मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। मेरे अंदाज में आप करते रहोगे। एक्सरसाइज जो जे वाला एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस आप किसी भी तरीके से करो, उसमें मेरा कोई एतराज नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन है बोर्ड वाले तरीके से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोलता है अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 तब आपको a और b का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 तो a और b कैसे निकालेंगे वही सबसे पहले सोचते हैं। तो fx इज गिवन एज ax स्क्वायर माइनस b इफ mod x इज लेस देन 1। समझ में आ रहा है क्या। और 1 बाई mod x दिया हुआ है अगर आपका mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इसको अगर मैं फंक्शन को रीडिफाइन कर देता हूं तो mod x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, x माइनस 1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो x अगर माइनस 1 से छोटा है मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 क्लोज, इट्स इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा 1 बाई mod x। बट एज x इज नेगेटिव तो mod x विल बी माइनस x, ठीक है। फिर आंसर फिर फंक्शन हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस b। ax स्क्वायर माइनस b कब होगा, जब आपका x का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा माइनस 1 से 1 तक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और फिर आंसर आपका हो जाएगा 1 बाई प्लस एक्स। 1 बाई प्लस एक्स कब होगा, जब x का वैल्यू आपका कहीं ना कहीं 1 से लेकर के कहां तक होगा, इंफिनिटी तक होगा। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ योर fx फंक्शन, क्लियर है ना। अभी आपको बोला गया है कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, इस प्रकार की क्वेश्चन कंटिन्यूटी में भी देख चुके हैं, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है एट x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन सिर्फ लगा करके आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो एक और कंडीशन मेरे पास छुपा हुआ है। वो कौन है कि फंक्शन मस्ट बी कंटीन्यूअस, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी को इंप्लाई करता है ना। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 में तो हम कंटिन्यूटी का कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 1 में बोल रहा है ना सिर्फ, तो 1 पे तो मतलब इसका जरूरत ही नहीं, ऊपर वाले का नीचे सेकंड और थर्ड को लेकर के ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एज fx is differentiable, as fx is differentiable at x is equal to 1, ठीक है। therefore LHD is equal to RHD is equal to finite value, ठीक है। नाउ LHD निकालो सबसे पहले, यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा, f ऑफ 0 सॉरी f ऑफ 1, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हो ना, माइनस f ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाई h। तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा दोस्त, f ऑफ 1 हो जाएगा आपका 1 तो यहाँ पे है ना इक्वालिटी, तो 1 बाई 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस h किधर बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, तो a इंटू 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाई h आएगा। तो इस लिमिट का आंसर क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस a माइनस b, है ना। फिर हो जाएगा माइनस ट्वाइस h, तो ये प्लस ट्वाइस h होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस h स्क्वायर, दैट इज माइनस a h स्क्वायर, ठीक है, माइनस h स्क्वायर, सही है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर चीज, और नीचे हो जाएगा आपका h। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो इस चीज को क्या होना पड़ेगा, डिफाइन होना पड़ेगा। h अगर 0 डालते हैं तो ये 0/0 फॉर्मेट नहीं बन रहा है, ये 1 - a - b डिवाइडेड बाई 0 फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो कि इस प्रकार की चीजों पे हम क्या करते हैं, फॉर द एबव लिमिट टू बी एग्जिस्ट, फॉर द एबव लिमिट टू एग्जिस्ट, फॉर द एबव लिमिट टू एग्जिस्ट, ठीक है, 1 - a - b का वैल्यू मस्ट बी 0 होगा, जहां से हमें ये पता चल रहा है कि a + b का वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जहां से हमें ये पता चलेगा कि a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अगर 1 - a - b को 0 बोल दिया आप, तो LHD अगर आप फाइनली कैलकुलेट करना चाहते हो तो अब की बार कैलकुलेट कर सकते हो। कितना हो जाएगा भाई, क्लियरली दिख रहा है कि ट्वाइस AH - AH² बाई h हो जाएगा, विच विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस a - AH बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि एक h तो कैंसिल कर देगा ना। तो अभी अगर h का वैल्यू 0 डालते तो ये कितना आ रहा है, ट्वाइस ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक तो अपन ने सॉल्व कर दिए। सिमिलरली अगर मैं RHD निकालता हूं तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 + h माइनस f(1 डिवाइडेड बाई h)। ठीक है, तो f(1 + h कितना हो जाएगा दोस्त बोल, f(1 + h किस जगह पे डालोगे, इस जगह पे डालोगे ना, ये फंक्शन 1/1 + h होगा, माइनस f(1 विल बी 1 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 - 1 - h माइनस h डिवाइडेड बाई h इंटू 1 + h हो जाएगा। ठीक है, तो h कैंसिल, अगर 0 डालोगे तो आंसर -1 आएगा। ठीक है ना। तो आप क्या कमेंट करोगे कि एज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू कितना 1, देयरफॉर LHD मस्ट बी इक्वल टू RHD। तो LHD और RHD अगर इक्वल है तो ट्वाइस a का वैल्यू -1 हो गया, तो a का वैल्यू आ गया -1/2। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप निकाल सकते हो b का वैल्यू विच इज 1 - a, दैट इज 1 - -1/2 इज 3/2। तो a आ गया -1/2 और b आ गया 3/2। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है जहां पे c एक और वेरिएबल डाल देता है, ठीक है ना, और डिफरेंशिएबल बोल देता है x = 1। ठीक है, बट यहां से तो सिर्फ 2 वेरिएबल आ रहा है ना आपको, तो थर्ड वेरिएबल जो निकालोगे वो आप कंटिन्यूटी का कंडीशन से निकालोगे। यहाँ पे तो जरूरत नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, बट ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे आपको जरूरत हो सकता है फॉर थर्ड वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना, थर्ड वेरिएबल में आप क्या करोगे, एट x = 1 LHL = RHL = फंक्शनल वैल्यू का कंडीशन लगा के उधर से और इक्वेशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ c। तो अगर c रहता है थर्ड वेरिएबल के हिसाब से तो उधर से c का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी अगर आपको कंडीशन इनसफिशिएंट लगे, डिफरेंशिएबिलिटी अगर सिर्फ दिया है कि डिफरेंशिएबल एट x = 1, तो आप याद करना कि डिफरेंशिएबल एट x = 1 उसके पीछे एक हिडन कंडीशन ऑलरेडी है हमारे पास, which is continuity at x = 1, because differentiability implies continuity। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया उसका प्रॉपर सॉल्यूशन। अभी हम आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं, शायद इसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़े, है ना। मैं बोल दिया अभी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और कंटिन्यूटी का कंडीशन कैसे लगाते हैं वो कंटिन्यूटी जो शीट है उसमें हम बहुत बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से चीजों को प्रॉपर्ली समझते हैं। देखो, check the differentiability, discuss differentiability, question number 17। ठीक है, fx is equal to mod of x³। अब ये mod of x³ का फंडा तो मैंने आपको बोल दिया था, है ना। x³ डिफरेंशिएबल है तो mod of x³ नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बच्चे बोलते हैं कहां पे, एट x = 0। ठीक है, बट यहां ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x³ का डिफरेंशिएशन जो है वो x = 0 पे 0 आ रहा है। डिफरेंशिएशन अगर नॉन जीरो होगा तभी हम बोल सकते हैं ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर कंसेप्ट, है ना। अभी अगर इसको मैं फॉर्मूले से आपको प्रॉपर, ये तो हो गया हमारा लॉजिक जो जी में हम लगाएंगे, बट अगर मैं प्रॉपरली इसको अगर डिफाइन करके बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन बनाऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि दिस विल बी x³ when x³ is greater than equal to 0 and this will be minus x³ when x³ itself is less than 0। अभी x³ greater than 0 होने का मतलब क्या, x greater than 0 है, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, और x³ लेस देन 0 कब होगा, जब x नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है ना, x³ का ग्राफ पूरा दुनिया को पता है, समझ में आ रहा है ना, ये होता है उसका ग्राफ। x³ पॉजिटिव कब होता है, जब x पॉजिटिव, और x³ नेगेटिव कब होता है, जब x नेगेटिव। क्लियर है, तो ये हो गया ओवरऑल डेफिनेशन। ठीक है ना, तो अभी आप यहाँ पे क्लियरली कमेंट कर पाओगे, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ना, जेई में तो डायरेक्टली देख के बोल देंगे कि फंक्शन x =
एक्स क्यूब तो हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, तो मॉड एक्स क्यूब हर जगह पे डिफरेंशिएबल तो होगा, बट एक डाउट पॉइंट बनेगा कहां पे, जहां पे एक्स क्यूब 0 हो रहा है, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 पे, बट वो भी फेल हो जाएगा, उस जगह पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव उस जगह पे 0 आ रहा है, मतलब ग्राफ कोई शार्प कॉर्नर देगा ही नहीं उस पॉइंट पे। मैं आपको लेक्चर 1 में ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये चीज समझ में आ रहा है ना। अभी अगर आप प्रॉपर्ली ध्यान से देखते हो तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। अगर बोर्ड एग्जाम में लिखूंगा मैं तो डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी बोल दिया, मतलब हर जगह पे चेक करना पड़ेगा अपने डोमेन में। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, हियर इट इज क्लियर दैट fx is differentiable for all x belongs to r minus 0, मतलब for all नॉन जीरो रियल नंबर्स इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 सिर्फ चेक करना बाकी है, तो एट x इक्वल टू 0 चेक कर लो। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाई h, जो कि हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 कितना 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा, इधर पे पुट करोगे ना, माइनस एक्स क्यूब वाले फंक्शन में पुट करोगे तो माइनस आएगा एक्स्ट्रा, माइनस एक्स्ट्रा आएगा और इधर माइनस एच का होल क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? डिवाइडेड बाई एच, क्लियर है? तो माइनस ऑफ माइनस एच होल क्यूब हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस एच होल क्यूब विल बी माइनस एच क्यूब बाई एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, तो ये माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h कहां से निकालेंगे हम, इस फंक्शन से निकालेंगे, है ना, 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा h क्यूब माइनस f ऑफ 0, तो 0 ही है। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई h, तो यहां से भी आप कैंसिल करके देखो, न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा h स्क्वायर व्हिच विल गिव द लिमिट एज 0। तो आप क्या कमेंट करोगे कि एज LHD इज इक्वल टू RHD, therefore fx is differentiable at x equal to 0 and hence fx is differentiable for all x belongs to R। क्योंकि यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने नहीं बोला, मतलब पूरा रियल नंबर सिस्टम में चेक करने बोला, अपना डोमेन में चेक करने बोला, तो पूरा डोमेन में अगर चेक करने बोला है तो पूरा डोमेन में तो आंसर देना पड़ेगा ना, सिर्फ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 लिख के छोड़ने से तो नहीं चलेगा। एंड हेंस fx इज आल्सो डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कैसे पता चला? नॉन जीरो रियल नंबर के लिए तो देख के पता चल गया, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल तो होगा ही, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, और x इक्वल टू 0 पे जो डाउट था वो भी हमने चेक करके निकाल दिया। ठीक है, और अगर j पे चेक करना है तो डेरिवेटिव करके आप चेक ही कर सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, x इक्वल टू 0 पे ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, 3x स्क्वायर भी 0 होगा, माइनस 3x स्क्वायर भी 0 होगा, तो LHD RHD बराबर है, आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आपको करना है एग्जैक्टली, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, है ना, ध्यान से देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे भी डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, बट यहां पे बोल के दिया है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 अगर आपको ऐसे अगर चेक करना है तब तो कोई इशू है ही नहीं, है ना, क्योंकि कॉस ऑफ मॉड x का अगर मैं ग्राफ बोलूं तो डायरेक्टली अगर जेई पे अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते तब तो कोई दिक्कत मेरे को है ही नहीं। कॉस ऑफ मॉड x का अगर ग्राफ बोलेगा तो अंदर मॉड लगाया, मतलब इधर इरेज करूंगा और इसका रिफ्लेक्शन लूंगा, तो इसका रिफ्लेक्शन लूंगा तो ये तो सेम ग्राफ ही बन जाएगा। तो कॉस ऑफ मॉड x और कॉस x तो बराबर होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे अगर साइन मॉड x होता तो थोड़ा अच्छा लगता। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करा दूंगा, साइन मॉड x माइनस मॉड x। ठीक है, ये भी शेड का ही क्वेश्चन है। चलो, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 0 पे, ये कंटिन्यूअस हो गया, और x इक्वल टू 0 पे ये क्या हो गया, सॉरी ये डिफरेंशिएबल हो गया और ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो सम डिफरेंस ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो ये डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अभी इधर अगर मैं देखता हूं तो इधर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बिकॉज साइन तो टर्निंग लेगा, है ना, साइन मॉड x का ग्राफ में तो इधर अगर हटा करके जब रिफ्लेक्शन करोगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे शार्प कॉर्नर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो साइन ऑफ ये किसका ग्राफ हो गया, साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ हो गया, तो साइन मॉड x में तो टर्निंग अगर होगा तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर आपको दिखेगा, ये तो कंफर्म है। अगर यहाँ पे शार्प कॉर्नर आपको दिख जाता है तो ये शार्प कॉर्नर पे मैं फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल बोल दूंगा। अभी ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, वो कैसे चेक करें, तब तो आपको LHL RHL प्रॉपर्ली डिफाइन करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको एक बार बता देता हूं, चलो इसके लिए बता देता हूं कि कहां पे आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, प्रॉपर्ली वही चीज आप देख लो, अगर जेई पे चेक करना है तो डिफाइन करने के बाद डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देना, अगर जेई पे नहीं चेक करना है तो डिफाइन करने के बाद आप प्रॉपर्ली LHD RHD निकाल करके बोर्ड्स में कर सकते हो। ठीक है,
तो साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर साइन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, और उसका आंसर माइनस साइन एक्स प्लस एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स लेस देन 0। देख लेना, मॉड एक्स को माइनस एक्स रख दिया, ठीक है। अभी अगर आप एलएचडी निकालना चाहते हो और यहाँ पे आरएचडी निकालना चाहते हो तो देख लेना, निकाल करके फॉर्मूले से देख लेना, अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे। आप अगर मेरे को सवाल पूछते हो, अगर x इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली कमेंट करता। कैसे कमेंट करता, सीखो मेरे से। मैं बोलता कि sin x is differentiable at x equal to 0 and x is also differentiable at x equal to 0. Therefore, difference of two differentiable function is always differentiable. उस थ्योरम से मैं बोल देता कि ये डिफरेंशिएबल होता है ना, फॉर x ग्रेटर देन 0 वाला इंटरवल, एंड फॉर x लेस देन 0 वाला इंटरवल ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो दोनों का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। तो ये x लेस देन 0 वाले इंटरवल के लिए भी डिफरेंशिएबल हो गया। डाउट बस कहां पे आ गया, एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 तो आप एलएचडी आरएचडी लगा के चेक करके बता ही दोगे। और अगर बोर्ड्स में नहीं पूछ रहा है तब तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो ये cos x माइनस 1 हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस cos x प्लस 1 हो गया। x इक्वल टू 0 डालो, ये कितना आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे 1 माइनस 1 0 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया, मतलब दोनों इक्वल आ गया, एलएचडी आरएचडी, तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0, एंड हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 ये वाला इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। क्यों, मैंने थ्योरम से आपको लॉजिक बता दिया। बट बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन प्रॉपर्ली एलएचडी आरएचडी निकाल करके, और ऊपर जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना, वो सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख करके कॉपी में सजा करके रखना। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए सजा करके रखना, तभी रिवीजन के टाइम फायदा होगा दोस्त। पहले लिखना पड़ेगा कि एज sin x and x both are differentiable at x equal to 0, therefore difference of sin x and x must be differentiable at any point. At any point, as sin x and x both are smooth function, मतलब स्मूथ फंक्शन तो लिखोगे नहीं, आप जानते हो उनका ग्राफ स्मूथ होता है, तो as sin x and x are differentiable, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल हर जगह पे डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएबल होता है, तो as sin x and x are differentiable for all x belongs to R, therefore sin x minus x is also differentiable for all x belongs to R, since for all x belongs to R minus 0 लिखोगे, क्योंकि 0 पे फंक्शन का चेहरा चेंज हुआ है। 0 पे तो आप चेक करके निकालोगे ना, बट 0 के अलावा आप कमेंट करना चाहते हो तो पहले लिखोगे आप यहाँ पे कि as sin x and x both are differentiable for all x belongs to R minus 0, therefore sin x minus x is also differentiable for all x belongs to R minus 0, as difference of two differentiable function is always differentiable, ठीक है, in their domain, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर आप एट x इक्वल टू 0 जहां पे डाउट है उस जगह पे एलएचडी आरएचडी निकाल करके चेक करोगे, दोनों 0 आएगा, फिर लिखोगे therefore एलएचडी इक्वल टू आरएचडी, therefore function fx is differentiable at x इक्वल टू 0 and hence fx is differentiable for all x belongs to real, ठीक है। अगर सिर्फ 0 पूछा जाता है तो भी कर पाओगे, अगर 0 नहीं पूछा गया तो भी कर पाओगे। अगर सिर्फ 0 पूछा गया तो ये फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन देने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एलएचडी आरएचडी कर सकते हो, और अगर जेई में होता है तो कैसे करना है तो बता ही दिए, ठीक है। तो चलिए अभी आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इसको प्रॉपर्ली, है ना। चलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है, उस चीज को मैं क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को पिक किया, समझ में आ रहा है। चलो बता देता हूं, अदरवाइज इसको आप ही कर सकते थे, कोई इशू नहीं है ऐसा, क्योंकि उसके जैसा क्वेश्चन मैंने नंबर 12 में ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। जरा ध्यान से देखते, चलिए प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं इसको, है ना। देखो नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि फाइंड एबीपीक्यू, 4 वैल्यू आपको वेरिएबल आपको निकालना है, सो दैट ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। सबसे पहला कंडीशन है कि fx इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x, ठीक है, fx इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को जेई की तरह सॉल्व करके दे रहा हूं, आपका ये क्वेश्चन होमवर्क है, मैं जूम में चेक करूंगा कि बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप किस प्रकार से सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है, वो मैं चेक करूंगा जूम में, याद रखिए ना, ठीक है ये क्वेश्चन। और अगर कोई करते हो और मैं भूल जाता हूं उधर तो मेरे को स्पेशली याद दिलाना, अगर आपको अपना मेहनत का कदर करना है तो, ठीक है, मेरा नहीं अपना। fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, ठीक है, fx अगर कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x तो आप जानते हो ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो हर जगह पे तो कंटिन्यूअस होगा ही ना। बट जहां पे चेहरा चेंज हुआ उस जगह पे डाउट पॉइंट आ गया, मतलब कहां पे, x इक्वल टू 1 और 3 पे डाउट आ गया, बट वो बोल के दिया है कि कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, मतलब x इक्वल टू 1 और 3 पे भी वो कंटिन्यूअस है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या लग जाएगा कि एट x इक्वल टू 1 LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, और एट x इक्वल टू 3 LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। ये हो जाएगा सबसे पहला कंडीशन जो आपको इस डाटा से पता चला, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 1 LHL कितना है, देख भाई
1 डालो यहाँ पे, कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना, सिर्फ b आएगा। RHL कितना आ रहा है 1 - 1 0 आ रहा है, और f(1) कितना आ रहा है, f(1) भी तो 0 आ रहा है। तो यहां से तो क्लियर, एक वेरिएबल तो ऑलरेडी मिल चुका है, b का वैल्यू 0 मिल गया। इधर 3 पे LHL कितना आ रहा है भाई, फंक्शनल वैल्यू 2 आ रहा है, LHL कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और RHL कितना आ रहा है 3 पे, 3 स्क्वायर p दैट इज 9p + 3q + 2। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके आ रहा है 9p + 3q = 0, जहां से सॉल्व करके आ रहा है 3p + q का वैल्यू 0। ये एक और इक्वेशन है, काम का इक्वेशन है, इसको स्टोर करके रखो। ठीक है, फिर आपको बोलता है सेकंड कंडीशन में कि f'1 डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब f'1 डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, इस चीज को पढ़ना सीखो अच्छे से। इसका मतलब है fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। अगर fx नॉट डिफरेंशिएबल है x = 1 में, मतलब x = 1 में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा। आप तो बोर्ड वाले सॉल्यूशन में लिमिट लगा के निकालोगे, बट मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करके डायरेक्टली निकाल दूंगा। x = 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a × x² का डेरिवेटिव 2x और -x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, कहां पे चेक करना है, x = 1 पे, तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया a। और राइट हैंड डेरिवेटिव का अगर मैंने बात किया तो x = 1 का राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो a = 1 कब होता, जब डिफरेंशिएबल होता, जब f'1 एग्जिस्ट करता, क्योंकि LHD RHD इक्वल तभी होता है ना जब एग्जिस्ट करता, बट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो a ≠ 1। अरे भाई a अगर नॉट इक्वल टू 1 है, बच्चे यहां पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। a अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो a का वैल्यू क्या होगा, a बिलोंग्स टू रियल -1, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, वही तो हो जाएगा ना a का वैल्यू। तो ये लो a मिल गया, ये लो b मिल गया। ठीक है, अभी थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। बोलता है f'(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 3। मतलब इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है कहां पे, एट x = 3 पे। तो सबसे पहले तो चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कितना होगा, a × 2x - 1। ठीक है, इधर आ जाएगा 1, क्योंकि x - 1 का डिफरेंशिएशन वही होगा, और इधर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2px + q। ठीक है, तो f'(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 3। तो x = 3 पे अगर ये फंक्शन, ये तो f' है, तो ये फंक्शन अगर x = 3 पे कंटिन्यूअस है तो LHL तो 1 क्लियरली दिख रहा है, फंक्शनल वैल्यू भी 1 क्लियरली दिख रहा है, तो RHL कितना होगा, इसमें 1 डाल दो ना, RHL कितना होगा 2p + q हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी इन दोनों इक्वेशन को, थर्ड कंडीशन से ये मिल गया कंडीशन, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दोगे तो pq मिल जाएगा, b का वैल्यू 0 मिल चुका है, a का वैल्यू r - 1 मिल चुका है। समझ में आ रहा है ना, आ गया चारों का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं होता तो मैं तो ये 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर देता जे के एग्जाम में, और आपको भी कहीं ना कहीं मेथड 2 डाल करके इसी को प्रॉपर्ली प्रेफर करके लिख के रखना है कॉपी में। जब तक लिखोगे नहीं तब तक दिमाग में वो स्टोर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। बट सबसे पहले आपको इसी क्वेश्चन को लंबा चौड़ा करके बोर्ड का सॉल्यूशन बना करके कॉपी में सजाना है। मैं चेक करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और फिर चेक करके ये सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। हमारा सफिशिएंट क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 1 का आपको डिस्कस करके दे दिया। अगले दिन हम एक्सरसाइज 2 से बहुत कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएंगे और उनमें देखेंगे कि और अच्छे अच्छे प्रकार की गंदे गंदे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्ली एक्सरसाइज 2 में हम फोकस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए यहां तक समाप्त करते, प्रॉपर्ली पढ़ते रहिएगा और जो काम दिया है अच्छे से जैसे बोला है स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो कर लीजिएगा, हो जाएगा सब। ठीक है, बट अगर फॉलो नहीं करेंगे, है ना, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं आप कुछ और पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आपका स्कूल में कॉलेज में शायद कुछ भी चल सकता है, ठीक है ना, बट उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन में पढ़ाना ही नहीं चाहिए। उस डायरेक्शन में क्या आप क्या सोचते हो, डिफरेंशिएबिलिटी तो उनके लिए सिर्फ LHD RHD नॉट इक्वल हो गया, बस डिफरेंशिएबल खत्म। ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी तो उनके लिए खत्म हो गया। ना कॉर्नर पता है, ना वर्टिकल टेंजेंट पता है, ना कुछ पता है, और ना पता होने का जरूरत है, क्योंकि मतलब ही नहीं है ना उनको। एनसीईआरटी को उससे मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो अगर आप उस तरीके से चाहते हो तो मैं आपके लिए सही चॉइस नहीं हूँ। ठीक है ना, जो इस प्रकार से आपको पढ़ा सकता है उसके पास आपको जाना चाहिए था, और मैंने आपको ये ऑप्शन दिया था। मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते, ना आपके पेरेंट्स मेरे को ये चीज ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका चॉइस था। ठीक है, तो बस वही बोलना है ना। तो अगर आप ठीक है, अगर आप प्रॉपर्ली मेरा बात फॉलो करना चाहते हो, जिस प्रकार से बोल रहा हूं उसी प्रकार से पढ़ो। ठीक है, अगर अभी आप मैट्रिसेस भी कर रहे हो, डिटरमिनेंट्स भी कर रहे हो, आपका कॉलेज लिमिट भी ना पढ़ा है, डिफरेंशिएबिलिटी भी ना पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा देगा, तो इस प्रकार से उल्लू की तरह घटिया रटाफिकेशन टेक्निक से तो पढ़ा नहीं सकता ना दोस्त। हर इंसान का लिमिटेशन होता है। वो लोग पढ़ा सकते हैं, उन लोगों को पढ़ा नहीं दो। अपन नहीं पढ़ा सकते, अपन जिस प्रकार से पढ़ाएंगे उस प्रकार से सीखना चाहते हो तो सीखो, अदरवाइज यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो जो मेरे को बोलना था मैंने बोल दी। अभी जो भी आपका होमवर्क है प्रॉपर्ली कर लीजिएगा। अगर नहीं करते हो तो बड़ा दुख होगा। ठीक है, चाहे जिंदगी में कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट
होमवर्क कर लेना, अदरवाइज आपका जिंदगी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। प्रॉपरली होमवर्क कर लेना प्रॉपरली अच्छे से, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा हूं उस तरीके से अगर चलते जाओगे तो एट द एंड ऑफ दिसंबर देखोगे कि आप ही सबसे आगे हो। ये मेरा वादा है और मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, अलविदा।